गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार वो पेपर में बैठने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में, एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब तक है आपकी, इसके बारे में, आपका पेपर का जो सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ पड़ेगा बिहार के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपकी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है, कितने नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे, आप किस रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2026 सबको पता होना चाहिए कि ये बीएड प्रोग्राम 2 साल की होती है। ठीक है, आपके लिए सारी एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, पूरे वीडियोस को ध्यान से सुन लेना है एक बार। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात की बीएड कोर्स 2 साल का क्लियर है। आगे स्टार्ट करते हैं। आपकी जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27/4/2026 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 27 तारीख से स्टार्ट है। लास्ट डेट कब तक है आपको? 18 मई तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि आप फॉर्म फिल 18 मई तक कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है आपको कि 18 मई तक आपका लास्ट डेट है बीएड एंट्रेंस का। इसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम विद द लेट फी 500। अगर आप 18 मई तक नहीं करते हैं तो आपके लिए 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम और बढ़ा दिया गया है, जो 19 तारीख, 20 और 21 तारीख तक आप 500 रुपये फाइन के साथ फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा 18 तारीख तक यानी 18 मई तक फॉर्म फिल नहीं कर पाता है किसी रीजनवश, उनके लिए 500 पेनल्टी यानी कि फाइन के साथ आप 21 तारीख तक कर पाओगे। ठीक है, 21 मई तक। अगली बात क्या है? एडिटिंग इन एप्लीकेशन। यहाँ जो आप देख रहे हो कि एडिटिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म, सपोज दैट आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, कभी कभार किसी को होता है कि किसी भी लेटर में मिस हो जाता है, किसी लेटर फादर्स के नेम में ही कोई लेटर छूट गया, या कोई कैटेगरी आपने डाला, या कोई भी मदर्स का नेम डालते हो, या कोई भी टाइपिंग मिस्टेक अगर हो जाती है, या कोई लेटर हो जाती है, यानी कोई इनकरेक्ट हो जाता है आपके फॉर्म फिल करने के समय में। ठीक है, उसको आप एडिट करके सही कर सकते हो। इसके लिए विंडो खोला जाएगा 22 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में, यानी 1 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको कि 22 और 23 तारीख तक आपको, 22 को भी टाइम मिलेगा एडिट करने का और 23 तारीख को भी टाइम मिलेगा एडिट करने का। क्लियर है? तो ये भी आप फॉर्म करेक्ट कर लोगे वहाँ पे। उन स्टूडेंट्स के लिए वो डेट है जो फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है, गलती कर दी है। ठीक है, अगला है डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड। सर हमने फॉर्म तो भर दिया, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, है ना? पेपर में जब आप पेपर देने जाओगे, जो एडमिट कार्ड है वो आपको 1 जून को मिल जाएगा। क्लियर है? ऑनवर्ड्स लिखा गया है, यानी 1 जून को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपलोडिंग द आंसर की, जैसे आपका आंसर की जो एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो 7 जून को है। ठीक है ना, 7 तारीख को आपको पेपर का डेट है, याद रखना है 7 जून, यानी कि 7 तारीख को आपको पेपर हो जाएगा। इसके बाद जब पेपर हो जाने के बाद आपको फिर 8/6 यानी अगले दिन आपको आंसर की भी अपलोड हो जाएगा। 7 को पेपर है और 8 जून को आपको आंसर की भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपको बिहार बोर्ड के जो साइट है, बिहार बोर्ड यानी LNMU के जो साइट है उस पर आपको बता दिया जाएगा कि ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। क्लियर? अब ये इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस विथ प्रूफ है ना, अगर प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो वो आपको 9 तारीख से लेके 10 जून तक ये टाइम दिया गया है। 1 दिन का टाइम इसमें भी दे रखा है कि कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन आपको करना है तो आप बोर्ड को ऑब्जेक्शन कर सकते हो, उसके लिए भी 1 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइम कब है? तो आप कहोगे सर जब आपने पेपर सब कुछ दे दिया तो रिजल्ट का भी तो चाहिए ना, तो रिजल्ट आपको 19 जून को फ्राइडे के दिन आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी साइट पर। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं, सर इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। देखो नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो एलिजिबिलिटी है, आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है।
बिना ग्रेजुएट वाले बीएड एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते। क्लियर है? शॉर्टकट भाषा में आप समझ लीजिए, जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, बैचलर डिग्री होना जरूरी है। क्लियर है? बैचलर डिग्री आपको, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, नो मैथरी, टेक्निकल हो, आईटी हो, कुछ भी हो, ठीक है, पर ग्रेजुएशन आपको होना जरूरी है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है 10 + 2 + 3, ठीक होना चाहिए। मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन साइंस, मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कह रहा है कि 55% मार्क्स तो इन सारे सब्जेक्ट वाले को मिनिमम होना ही चाहिए मार्क्स, और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट देयर द एलिजिबल ऑफ अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट 2-year बीएड प्रोग्राम सीईटी। क्लियर है? तो बस इतना 55% तो मार्क्स सबको रहता ही आजकल, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जो सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं बीएड के अंदर, है ना। तो बीएड के अंदर जो सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट्स के कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ये चीजें यहाँ स्पष्ट की गई है। फर्स्ट आपके पास क्या है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्रीहेंशन बेस होंगे। कॉम्प्रीहेंशन बेस कहने का मतलब है कि वो पैसेज टाइप से होगा, है ना, यानी कि 10 लाइन का पैसेज आपको दे देगा, वहां से आपको 10 नंबर के, 8 नंबर के, 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाएगा, है ना। पैसेज वाला जानते हो ना, उस टाइप को, उसी को हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का होगा। वहां से आपको 15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस पे 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी हर क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा। क्लियर? चलिए, जनरल, अब यहाँ पे जनरल, यहाँ पे लिखा गया है कि कॉम्प्रीहेंशन चिल्ड्रन ऑफ शास्त्रीय प्रोग्राम्स हैं। चलिए, ये जनरल क्या है, संस्कृत, हाँ। अब इसी में एक बच्चा और है, संस्कृत वाले कॉम्प्रीहेंशन है, उससे भी अगर संस्कृत जो पढ़ते हैं दोस्त, ठीक है, 1 मिनट, संस्कृत नहीं, जनरल कॉम्प्रीहेंशन, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये कुछ साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। शिक्षा शास्त्री, देखिए ये एक सब्जेक्ट है जिसको आप शिक्षा शास्त्री बोलते हैं, है ना, यानी एजुकेशन पैडागोजी के टाइप का होता है, ठीक है ना। उससे भी आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्पष्ट साफ नहीं दिख रहा था थोड़ा सा, ठीक है। उससे भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस पे 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर है हमारे पास जनरल हिंदी। जनरल हिंदी भी 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, और 15 क्वेश्चंस 15 नंबर आपको मिल रहा है जनरल हिंदी के अंदर। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग आप समझ ही रहे होंगे, रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है जो लॉजिकल ट्रिकी होता है, और लॉजिक तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा रहा है, और लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन, दोनों मिला करके आपको 25 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे रीजनिंग से, ठीक है। बहुत अच्छा वेटेज है, और प्रत्येक क्वेश्चंस प्रत्येक 1 मार्क्स के होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन पे 25 नंबर वहां पर देखने को मिल रहा है, वो रीजनिंग के अंदर। चौथा सेक्शन आपका आता है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जीए का, जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीएस भी कह सकते हो, करंट अफेयर भी कह सकते हो, ठीक है। वहां से आपको करंट अफेयर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एवरी डे का न्यूज हो गया, है ना, उसी को हम करंट अफेयर बोलते हैं। उससे आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछ लिए जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के ही होने वाले हैं। अगला सेक्शन हमारा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, है ना। ये आपको माइंड टेस्टेड क्वेश्चन है कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चे के प्रति आप क्या क्या सोचते हैं, है ना, स्टूडेंट्स के प्रति क्या क्या सोचते हैं। अगर कोई बच्चा परेशान करता है क्लासेस में, या आप जब उसको लर्निंग करवाते रहते हैं उस समय आपको अगर कोई डिस्टर्ब होता है, तो उस समय आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड हम उसी को हम टीचिंग बोलते हैं। इसी
टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो होता है वहां से भी क्वेश्चंस आपको 25 में 25 देखने को मिल रहा है, यानी 25 क्वेश्चन पे 25 नंबर। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल हो ये है कि इसके अंदर 120 नंबर के क्वेश्चन टोटल पूछ लिए जाएंगे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ कहोगे कि सर यहाँ देखिए देखिए कितना हो गया टोटल, 1 2 3 15 3 45, 45 और 20 कितने हो गए, 50 60 70, 70 और 110 और इधर हो गए 25, यानी 135 नंबर क्वेश्चंस। लेकिन हमसे क्वेश्चन 120 ही रहता है टोटल। याद रखिएगा, जो बच्चे हमारे पास इस सेक्शंस के अंदर ये जो पूछा जा रहा है ना, इसमें जो बच्चे SST जो होते हैं, सोशल साइंस जिसको आप कहते हो ना, जो सोशल साइंस का जो सिलेबस होता है उनके लिए अलग हो जाता है। ठीक है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है ना। जो साइंस वाले बच्चे वो साइंस के एक पेपर कम हो जाता है, और जो जैसे क्या कहते हैं साइकोलॉजी से कोई है, कोई हिस्ट्री से, उनके लिए वो सब्जेक्ट एक अलग हो जाता है ना। तो उस दोनों में से कोई एक हो जाता है, वही नंबर हमारा कम होकर के कितना हो जाएगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। सबसे बड़ी बात है इस पेपर के अंदर ना निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से कह सकते हो नो निगेटिव, नो निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन उसके नंबर नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं कि बीएड के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, फॉर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, यानी कि वो जनरल में अगर आते हैं, वो 45 मार्क्स पर क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, 45 मार्क्स क्वालिफाई, यानी कि 35% आपको लाना जरूरी है। ठीक है, 120 नंबर में से 35% नंबर अगर आपको आ जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 42, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कहला जाओगे। क्लियर है, आप कर जाओगे। क्लियर है, ये मिनिमम बताया गया है बेटा, याद रखिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। क्लियर है। अच्छा, दूसरा है SC ST BC EBC WBC EWS और डिविंग द कैटेगरी, जो भी डिजर्विंग करते हैं इन सारे कैटेगरीज के अंदर, रिजर्व लिस्ट के अंदर, उनके लिए 36 मार्क्स 30% कहलाता है। वो बच्चे 30% अगर रिजल्ट ले आते हैं तो वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, वो चीज तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर, चलिए आगे फिर कहता है कि सर इसकी फीस क्या क्या होने वाली है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे कि 1000 फीस आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जो बच्चे जनरल से हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। क्लियर है, अभी जो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये चार्जेस आपको 1000 रुपये लगेगा। दूसरा, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपये दिया गया है, और यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो EBC के अंदर आता है, यह शेड्यूल कास्ट के अंदर आता है, BC के अंदर आता है, वुमेन EWS के अंदर आता है। ठीक है, उसके लिए 750 रुपये फीस है, यानी कि जनरल वाले से 250 रुपये कम। ठीक है, जनरल वालों को जो रिजर्व कैटेगरी में उसको 750, जो अनरिजर्व कैटेगरी में उसको 1000 रुपया लगने वाला है। क्लियर है। अगला कहता है 500 रुपीज़ किसके लिए है, जो बच्चे SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं, यानी SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ओनली 500 फीस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब फी इज टू बी द पेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये फी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। क्लियर है, किसी भी थ्रू पेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप डेबिट कार्ड यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, जो भी कार्ड यूज करना है, फोन पे यूज कीजिए, पेटीएम कीजिए, जैसे भी कीजिए, ऑनलाइन मोड आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप कहता है फी 1 पेड शैल नॉट बी द रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यानी कि किसी भी विशेष परिस्थिति में आपको फी रिफंड नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी एरर करते हैं या कोई भी गलतियां आपसे अगर हो जाती है, तो 1 दिन या 2 दिन का शायद टाइम दे रहा है, वो 1 दिन का टाइम दे रहा है, फटाफट से आप ध्यान रखिएगा इस डेट को, और उसी डेट में आप इनकरेक्ट को करेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, सर ये सेंटर जो हमारा पेपर होगा वो किस किस
डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला है, किस किस जगह पूरे बिहार में होगा पेपर, लेकिन कहाँ कहाँ पर इसके सेंटर दिए जाएंगे उन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेम ऑफ सिटी का नाम दिया गया है। आपका पहला सेंटर कहाँ पे है, आरा के अंदर है। दूसरा सेंटर आपका भागलपुर पड़ेगा। तीसरा छपरा पड़ रहा है। चौथा हमारा दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर और हमारे पास मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। ठीक है, ये हमारे सेंटर है, जो 11 सेंटर है पूरे बिहार के अंदर बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। 11 सेंटर है, इसी सेंटर पे आपको जाके पेपर देना है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट, ये जो जितने भी सेंटर दिख रहे हैं, आपके जो घर नियरेस्ट होंगे उसी लोकेशन को आपको दिया जाएगा। सपोज दैट मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, उसके आसपास गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आपका सेंटर दरभंगा में होगा। मैं अगर पटना के आसपास गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरा सेंटर पटना में होगा। इस तरीके से 11 सेंटर बनाए गए हैं आपके लिए। इसी सेंटर में जैसे आपका लोकेशन नियर बाई होगा, वैसे ही आपको सेंटर पे अलॉट किया जाएगा पेपर के लिए। क्लियर है? तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे और यही आपको फाइनल था, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी एरर मत करना। एक बार वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ हमें क्या फुलफिल करना है। ठीक है, क्योंकि यही अभी जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करोगे, यही कॉपी आपको फिर निकाल के जब एडमिशन होगा बीएड में, उस समय आपको ले जाना पड़ेगा। फिर विंडो खुलेगी बंद हो जाने के बाद, और जो एंट्रेंस एडमिट कार्ड, ठीक है, उसको बचा के रखना। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, उस एडमिट कार्ड को खो मत देना। ऐसा नहीं कि रिजल्ट देखने के लिए काम आएगा। ये एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला आपको जब बीएड एडमिशन में आप जाओगे कॉलेज के अंदर, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय इस एडमिट कार्ड को सबसे फर्स्ट पेज पे मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब मैंने भी किया था तो मेरे से भी मांगा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस है मुझे। आपको उस समय ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको मांगा जाएगा, इसलिए एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना है। मिसयूज मत कर देना, इधर उधर मत रख देना, बचा करके रखना है, क्योंकि एडमिशन में आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। चाहे आप ईबीसी से, ओबीसी से हैं, या एससी से हैं, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, ये सर्टिफिकेट जरूर बना के रख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं पहले ही। ठीक है, अभी आप अप्लाई कर दीजिए, वो आपको एडमिशन के टाइम में एलिजिबल हो जाएगा। जिनके पास अगर 6 महीने तक के अगर हैं तो नो प्रॉब्लम, उनका चल जाएगा। जिनका अगर 6 महीने से कम का ज़्यादा का है, तो हो सकता है उसमें कहीं डाउट क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से नहीं है, कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप फटाफट अभी ही अप्लाई कर दीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको ये भी कह दिया, जो भी डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करेंगे आप अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो एक बात याद रखिएगा, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, 10th के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरे जरूर देख लीजिए। सबमिट करने के बाद पहले देख लीजिएगा कि कहाँ पर हमने करेक्ट और इनकरेक्ट किया है। ठीक है, जो भी फोटो डालना है वो करेंटली फोटो डालना, जहाँ की अब जैसे इस टाइम का फोटो, काफ़ी पुराना फोटो जो पासपोर्ट साइज का होता है, काफ़ी पुराना फोटो मत डाल दीजिएगा एप्लीकेशन में। जो करंट है नहीं है तो 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में आपको साइबर वाला बना करके स्टूडियो वाला दे देगा। ठीक है, अब वो चीज़ें अपलोड कीजिएगा, आपके लिए नो डाउट हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और मैं बता देता हूँ, जब आप सेंटर पे जाएंगे पेपर देने के लिए, तो जो एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, तो जब एडमिट कार्ड जब वहाँ आप दिखाएंगे, तो वहाँ पर एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होता है, थंब लगता है, मुहर लगता है उस सेंटर का। ठीक है, उस सेंटर का मुहर लगता है, इसीलिए वो वाला एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको बचा के रखिएगा। अगर ये मुहर लगा हुआ एडमिट कार्ड आपके पास नहीं रहा और फिर अदरवाइज दूसरे डॉक्यूमेंट लेके आप एडमिशन में चले गए, तो फिर आपको मान्य नहीं किया जाएगा, वहां से वापस आना पड़ेगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। लिख कर ले लीजिए। ठीक है,
क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कंप्लेन सुना है, तभी मैं आज आपको गाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे वीडियोस को आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, तो अपने फ्रेंड सर्कल जो भी बीएड का एंट्रेंस टेस्ट इस बार देंगे बिहार से, आप उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आप सभी के लिए मैं जरूर ऐसे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हम बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।